परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। अरे कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी आंखों में आंसू दे गया। शौकत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है गाया मत करो। तुम गाते हो मेरा दिल करने लगता है गाने का। तुम्हें मालूम है मेरी जिंदगी आजकल कैसे अजाब से गुजर रही है। उफ, तुम सुनोगे तो माथा पकड़ लोगे। मियां, एक शायर की जिंदगी पे लिखने को दास्तान मिला है काम। उफ, मियां तुम जानते हो शायर पे लिखना सबसे मुश्किल काम है। एक शायर और दूसरा सियासतदान। मियां दोनों ही लोग ऐसे हैं कि ऊपर से जितने खूबसूरत, जितने हसीन दिखाई देते हैं, दरअसल अंदर से उतने ही खाली। जितनी मीठी मीठी बातें करते हैं अंदर से उतने ही कड़वे। मियां दोनों का हाल एक जैसा है। यकीन जानो, मैंने तो अभी देखा मुशायरे में कि साथ बैठे जिस साथी के आशार पे कह रहे थे कि वाह कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, ओहो ऐसा शेर तो हमने सुना ही नहीं। जैसे ही वो उठ के गया फौरन बोले, लो मियां इन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्या दौर आ गया। मियां शायरों पे लिखना और सियासतदानों पे लिखना कोई आसान बात नहीं है। बड़े इम्तहान से गुजर रहा हूं। मिसाल से अगर कहूं तो ये समझ लो कि जैसे जलती हुई भट्टी, दूर से देखो तो रोशनी, आग, धुआं, और करीब जाके देखो तो अंदर खाली राख, कुछ नहीं। मियां जैसे समंदर की ऊपर लहरें तेज और अंदर खामोश। समझे कुछ? भट्टी जो आग देती है खुद को जला के, वही अंदर से ठंडी होती है क्योंकि वो खुद जल चुकी होती है। और समंदर वही अंदर से खामोश होता है जो गहरा होता है। मेरे दोस्त ये बताओ, तुमने शायर सियासतदानों के बारे में तो कहा, तुम्हारा दास्तान सुनाने वालों के बारे में क्या ख्याल है? मैं क्या कहा? देखो, दास्तान वाले बेचारे बड़े मासूम हैं। एक तो वो दुनिया में हैं ही दो तीन, और दूसरा वो अपने लफ्जों पे नहीं जीते, उधार लेते हैं, वो भी मुस्तार उधार, कि जब होगी जरूरत तो लौटा देंगे। मियां बड़ी कश्मकश में हूं। तो तुमने आखिर ये दास्तान लिखने का फैसला किया ही क्यों? इनकार कर देते। अरे मियां तुम बड़े सीधे आदमी हो। पेट की भट्टी में जब आग लगती है ना और अतड़ियां पुकारती हैं तो सारे अरमान जल के खाक हो जाते हैं, और उस खाक से जो स्याही बनती है उससे जो दास्तान लिखे वही दास्तान गो कहलाता है। मियां तो फिर तुम लिख रहे हो दास्तान? सुनो, मैंने एक तरकीब निकाली है कि इस शायर पे, जिस पे मुझे दास्तान लिखनी है, किताबों में, रिसालों में, अखबारों में, अफसानों में लोगों ने जितना उसके बारे में लिखा है वहां से लेके दास्तान में पिरो दूं, और उसके बाद जो लोग उस शख्स से जुड़े रहे, वो करीब, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनसे खत लिखवाए, खत आए, वो जूं के तू सुना दिए जाए। लो, यूं हम बच गए कि किसी भी जिम्मेदारी से कि शायर की जिंदगी को झांकें। तो मियां मैं ऐसा करता हूं कि पहले मैं तुम्हें वो हिस्सा सुनाता हूं जो किताबों में, रिसालों में, अखबारों में और लोगों ने लिखा, और दूसरे हिस्से में वो तमाम खुतूत जो इस शायर के बारे में है। देखो, ज्यादा देर ना लगाना, दास्तान वाले एक बार शुरू हो जाएं तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेते। और मियां अभी कवाली है, उसके बाद में फिर मुशायरा है, मुझे जाना है, जरा जल्दी सुनाना। हाँ हाँ, मुख्तसर सी दास्तान है। लो मियां, दास्तान में बांधते हैं सारे फसाने को। तो जो नहीं जानता वो जान जाए,
और जो जानता है वो मान जाए कि हिंदुस्तान जन्नत निशान से दूर एक मुल्क जिसका नाम मलेशिया में एक कारोबारी खानदान आबाद था जो जिंदगी बड़े सुकून से गुजार रहा था। लेकिन वो दूसरी जंग अजीम का दौर था कि वो खानदान वापस हिंदुस्तान आया और फिर लौट के ना जा सका। बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की। उसी घर में हमारा ये शायर, ये नौजवान, जिसकी दास्तान दुनिया सुने तो हैरान रह जाए, जिसने अपना नाम रखा शौकत परदेसी। असल नाम तो था उसका शेख मोहम्मद इरफान। जो लोगों ने रखा था ये नाम, दरअसल उसने खुद रखा शौकत परदेसी, और दुनिया ने उसको इसी नाम से जाना। हिंदुस्तान आए दूसरे जंग अजीम का दौर कि फिर वापस जब लौट के ना जा सके कि यहीं हिंदुस्तान में तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। दीनी तालीम, इल्मी तालीम। उस घर में इस कदर किताबें थीं कि लोग दूर दूर से आते उन किताबों को पढ़ने के लिए कि ऐसे खूबसूरत और इल्म वाले घर में इस बच्चे की परवरिश शुरू हुई। एक मर्तबा वालिद साहब ने बुलाया और कहा, मियां, अब तुम्हारे चेहरे पे मूंछें खिलने लगी हैं। हमने सोचा है कि हम तुम्हारा निकाह करवा दें। निकाह वो अमल है कि जो इंसान की जिंदगी एक खेती की मानिंद है और उस खेती पे बरखा की पहली रुत और उस बारिश से जो फल खिलते हैं, जो फूल खिलते हैं, वो जिंदगी के नक्शे बदल देते हैं। सो अभी जवानी की उम्र थी, निकाह हुआ, मगर वालिद साहब ने ये नहीं बताया था कि चंद मर्तबा यूं भी होता है कि बरखा रुत में तेज आंधी चलती है और पेड़ों पे पके फल जमीन पे गिर जाते हैं। तेज आंधी में दरख्त उखड़ जाते हैं जमीन से। वालिद ने यूं तो ना बताया कि चंद रोज में ही यूं सदमे पैदर पै पड़े कि पहले वालिद फिर वालिदा इस दुनिया से रुखसत हुए, और फिर साथी बड़ी बहन भी छोड़ के चली गई। हिस्से में आई एक छोटी बहन, उनकी 2 बच्चियां, अपना घर। और ये शायर अभी कोई 21-22 साल का हसास नौजवान, उसके कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ। लेकिन उसने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं फेरा, जिम्मेदारियों को निभाता रहा और निभाते निभाते हमारी फिल्मी दुनिया बंबई पहुंचा। बंबई ने उसे हाथों हाथ लिया कि फिल्मी टाइम्स में लिखने लगा। एक बच्चों का रिसाला मीना निकाला जो बड़ा मकबूल हुआ, और हिंदुस्तान जन्नत निशान ही क्या, पाकिस्तान से बड़े बड़े लिखने वालों ने अपने मजमून भेजे कि दिन अच्छे गुजर रहे थे, मगर फिर जानिए कि एक और आंधी चली, और इस बार वो आंधी खुद उस शायर की सेहत पे गिरी कि वो बीमारी लगी जो आखिर जाके मौत का पैगाम बनी। बंबई से वापस गांव लौटना पड़ा, और इस हालात में लौटना पड़ा कि सारी रकम जो वहाँ कमाई थी, सारा सरमाया, शायरी और लिखा हुआ काम वहीं छोड़ आया। यहाँ आके गांव में सादी सी जिंदगी गुजारी, किसानी करी, खेती करी, लेकिन बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाते रहे, तालीम पे जोर देते रहे कि एक शख्स जो आसमान पे था अचानक ज़मीन पे आ गया। और सादगी इतनी कि लौकी जब शौक से खाते तो सबसे कहते मियाँ यही जिंदगी है कि जिंदगी को जी भर के जियो,
हर लुक़्मे में एक नया जायका है, उसका मजा लो। रिश्ते को निभाता रहा, बीड़ियां पीता, दिल जलाता या गोया अपने उस गुजरे माजी को धुएं में उड़ाता। बीमारी ने घेरा और बीमारी यूं ये जान लेके ही गई। लेकिन जिंदगी का अलमिया ये कि उनके जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि हमारे दरमियान से कितना बड़ा शख्स, कितना बड़ा शायर उठ गया। लोगों ने उनके बारे में किताबें लिखी, बड़े बड़े मौसीकारों ने उसे गाया कि उसके नाम पे जश्न हुए, मुशायरे हुए, दास्तानें हुई। और वो शख्स तो कभी मर ही नहीं सकता जो लोगों की यादों में जिंदा हो, जिसकी बातें हमेशा जिंदा रहें। वो तो फूल और खुशबू की तरह महकता रहेगा। ऐसे शख्स को दास्तान में बांधना नामुमकिन है मेरे दोस्त। ये तो एक नामुमकिन सा अमल है। यूं करते हैं कि जो खत लोगों ने उनकी जिंदगी के बारे में लिखे उनको पढ़ते हैं, तब ज्यादा आसानी होगी समझने में कि जिंदगी तभी तो आदमी जान पाएगा कि वो लोग जो साथ रहे, करीब रहे, उन्होंने जिंदगी को जिस तरह से जाना वही जिंदगी का है असल फसाना। एक खत हमें बरामद हुआ, आए इसे पढ़ें कि साहब क्या लिखते हैं। आदाब, मालूम चला कि आप शौकत साहब की जिंदगी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। हाँ, मैं आज लेक्चरर हूं एक यूनिवर्सिटी में, और वो दौर जब मैं पढ़ रहा था, अपनी रिसर्च कर रहा था पीएचडी की, तब मुझे तलाश होती किताबों की, उस इल्म की जो छुपा था। मैं शौकत साहब को खत लिखता, उनसे कहता कि मुझे बताएं इस मसले का क्या हल है, इस परेशानी का क्या इलाज है, इसके बारे में फला तारीखदान ने क्या लिखा, उस मौरिख ने क्या कहा। मेरे सवाल छोटे होते और शौकत साहब लंबे जवाब भेजते, इस बात से बेखबर कि मैं कौन हूं, दुनिया के किस कोने में हूं, उन्हें मजाक में लिखता हूं या हकीकत में मेरा कोई सिलसिला है। कैसा इंसान था वो। उन्होंने कभी भी इल्म को बांटने में परहेज नहीं किया। बहुत अरसे बाद जब मेरी पीएचडी मुकम्मल हुई, मैं उनके पास गया, मैंने उनको दिखाया, देखिए ये आपकी ही बदौलत है, आपने जो मेरी इतनी मदद फरमाई। उनके करीब बच्चे बैठे थे, उन्होंने उनसे एक पहेली पूछी। वो पहेली अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, बच्चों बताओ, दुनिया में हर चीज है जो चोरी की जा सकती है, वो क्या चीज है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। बच्चे कुछ ये जवाब देते, कुछ वो जवाब देते, और शौकत साहब आखिर में कहते, बच्चों वो तालीम है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। उस जेवर को पहनो, उसे अपनाओ। अच्छा बच्चों ये बताओ, कलम में ज्यादा ताकत है या तलवार में? तो बच्चे ने कहा कि तलवार में। आपने कहा नहीं, कलम में। कलम में सबसे ज्यादा ताकत है। तुम बच्चे सोच रहे होगे कि तलवार तो वो चीज है जो इंसान का कत्ल कर सकती है, भला कलम में इतनी ताकत कैसे? तो मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाऊं। एक राजा था, उसने अपने यहां इंसाफ का ये कानून बनाया कि जो शख्स कोई जुर्म करता मालूम दे, उसका एक बड़ा सा हथौड़ा जाए और उस शख्स का घर गिरा दे। कि उसने कहा कि भाई ये हथौड़े का इंसाफ है कि उसका घर गिरा दिया जाए, और अगर वो शख्स बोले तो फिर तलवार का इंसाफ किया जाए।
और कलम की ताकत यह है कि हाकिम अदालत काज़ी मुल्क ने अपने कलम से फरमान जारी किया कि ये नाइंसाफ़ी है, ये अमल गैर कानूनी है, कि ये तो अंधा कानून है। और जानते हो फिर क्या हुआ? हथौड़ों पे जंग लग गया कि ये है कलम की ताकत। बच्चों, कलम की ताकत इख्तियार करो। शौकत साहब ऐसी ही बातें सबको समझाते और कहते, इकरा बिस्मि रब्बी। अगर तुम अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते तो उस रब के नाम से ही पढ़ो कि जिसने ये कहा कि तालीम सबसे अहम है। और शौकत साहब की जिंदगी में वो दिखता भी था। उन्होंने अपने बच्चों को जी जान से पढ़ाया। आप इस बात का मतलब नहीं समझे होंगे, अपने बच्चे तो सभी पढ़ाते हैं। शौकत साहब ने सब बच्चों को अपना बच्चा जाना कि जब ही तो मुझे भी इतने जी जान से पढ़ाया कि मैंने पीएचडी मुकम्मल की और आज एक कॉलेज में लेक्चरर हूं। क्या लिखूं आपको खत में उस शख्स की जिंदगी के बारे में? उसकी यादें तो फूल हैं जो महकती हैं और उन्हें कोई कैद कर नहीं सकता। हाँ मियाँ, ये खत तो तमाम हुआ। आओ जरा और खत देखें। कौन है? अच्छा, तुम भी हो। और अरे, ये कैसा अजीब खत है? आपको सुनाए आप भी कहेंगे कि ये भी कोई खत हुआ। धोबी का खत है। गालिबन लिखा होगा कि पुराना कोई हिसाब है। लाओ पढ़े मियाँ धोबी, क्या कहते हैं इस खत में। जनाब की खिदमत में सलाम। मैं धोबी अब्दुल कुद्दूस। मैंने जी साहब की शेरवानियां धोई, मैंने उनका जी कोट धोया, पतलून धोई, और आखिरी तो की बात बताऊं तो उनका पैबंद लगा कपड़ा भी धोया, मगर उनकी जिंदगी में कभी फर्क नहीं आया। और जानते हो जी, वो हमें भैया जी कहते थे। भैया, हमें शौकत साहब के दिन आसमान से जमीन पे आए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को बड़ा आदमी नहीं कहा। हमारे साथ घूमते, हमारे साथ सब जगह जाते। एक बार तो यूं हुआ जी, वो अलीगढ़ गए अपने बेटे से मिलने, साथ मुझे भी लेके गए। हमेशा कहते थे अपने बेटे को पढ़ा कि तालीम ही असली चीज है, मैं इसकी तालीम का इंतजाम करूंगा। अब मैं कहां उसकी तालीम का इंतजाम करूं। अलीगढ़ गए तो मुझे समझ आया कि तालीम क्या है। वापिस आए तो कहा, सुनो, तुम अपने बेटे को पढ़ाओ, उसकी तालीम का खर्च मैं दूंगा। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, उसके कपड़े का खर्चा भी मैं ही दे दूंगा। ओहो, खाने पीने का खर्च भी दे दूंगा। भाई उसे पढ़ाओ। बस ये कहना रह गया था कि रे मेरे धोबी, तेरा बेटा मेरा हुआ। कभी फर्क ही नहीं समझा साहब ने। मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीड़ी पी पी के उनके कपड़ों में सुराख हो गए थे। मैं जब कहता कि साहिब आप इतनी बीड़ी क्यों पीते हैं तो हंस के कहते, मियाँ इन सुराखों से कपड़ा हवादार हो जाता है।
की चंद बातें याद आती हैं। एक मर्तबा की बात है, मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा था। मैंने कहा, हुजूर, वो आपके खेतन में दूसरे लोग घुसे जाते हैं और वो आपके खेत से कुछ चुरा के जाते हैं। तो जानते हैं शौकत साहब ने क्या कहा? तुम खेतों में क्या कर रहे थे इस वक्त? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए। चलो हमारे साथ घर, अभी बहुत काम पड़े हैं। वहां खेतन में लोग फल चुरा के लेके जा रहे हैं और शौकत साहब कह रहे हैं कि घर का काम है। हमने भी घर जाके बेगम साहिबा से शिकायत कर दी। बेगम साहिबा जो लड़ी हैं तो बड़ी हैं। अगले रोज जाके हमने पूछा कि शौकत साहब ने क्या कहा। यकीन नहीं करेंगे आप, शौकत साहब ने अपनी बेगम से कहा, मैंने भूख को देखा है, बर्दाश्त किया है। जरूर जो खेतों से चुराता होगा सब्जी या फल, वो भूखा होगा। शौक में कौन चुराएगा? और मैं रास्ता बदल के यूं आ गया कि वो मुझे देखता तो शर्मिंदा होता। क्या कमी पड़ेगी? हमारे यहां का जनाब उसूल था कि जब मजदूर खेत में मजदूरी करते और आखिरी गट्ठर जो वो बांध के लाते वो उनका होता, कि तमाम दिन गट्ठर बांधते, मजदूरी करते। एक मर्तबा का वाकया था, एक मजदूर जरा गट्ठर भारी बांध लाया, उसने लाके रखा। हमने बता दिया शौकत साहब को कि जनाब, इसने गट्ठर भारी भारी बांधा है, रखे तराजू पे। शौकत साहब ने कहा, इसके गट्ठर पे ले जाके थोड़ा धान और रख दो, इतना रखो कि ये उठा ना पाए। ऐसा ही हुआ। हमने खूब सारा धान रख दिया ले जाके कि उठा, अब कैसे उठाएगा, अब तो छोड़ के जाएगा, नहीं तो तुलवाएगा। जानत हो उन्होंने क्या किया? जब वो धान उठा ही नहीं सका तो उसे अपनी जेब से निकाल कर रकम दी और कहा, लो सवारी पे ले जाना, तुम्हारे बच्चे खाएंगे तो दुआ देंगे। कहा जबरदस्ती करते, लोगन को देते। मेरे जिस बेटे को शौकत साहब ने पढ़ाया था, अब अफसर बन गया है। उन्होंने ही सारी जिंदगी उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। खत बाबूजी वही लिख रहा है। आपको क्या बताएं शौकत साहब के बारे में। उनकी जिंदगी तो जैसे हमारी सांसों में बसी है, सांसों में जैसे खुशबू। और खुशबू की दास्तान आप लिखेंगे तो वो तो फूल हैं, महकते ही रहेंगे। अच्छा साहब, ओहो, शायर साहब का खत है। जरूर इन्होंने अपने इस दोस्त शायर की जिंदगी और उसकी शायरी का मजाक उड़ाया होगा। अरे ये तो धोबी का गमछा आ गया। लो भाई, शायर साहब का खत पढ़े तो क्या पढ़े, बड़ी नकली बातें करते हैं, लेकिन अब खत आया है तो पढ़ लेते हैं। शायर हुर्मत बिलगरामी, रास्तों क्या हुए वो लोग, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। मियां शौकत साहब से मिलना एक अजीब सानिया हुआ। एक मर्तबा की बात है, हम जौनापुर गए मुशायरे में। अब मुशायरे का जो मामूल था वो ये था कि मुशायरा असर के वक्त शुरू होगा और इशा के वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि मुशायरा जो इशा के वक्त शुरू हुआ और तहज्जुद के वक्त खत्म हुआ।
अब रुकने का वहां कोई इंतजाम था नहीं। हमने तो ये सोचा था कि रात की सवारी पकड़ेंगे और अपने घर चले जाएंगे। मामूली सा बुखार था, चलो मुशायरा पढ़ लें, कुछ नजराना मिलेगा। अब मुशायरा देर से खत्म हुआ तो हम सड़क पे जा रहे थे, हल्की ठंड और तेज बुखार, कि कोई सवारी मिल जाए, मगर सवारी कहाँ मिलेगी। कि चलते चलते हमें आवाज आई, जनाब आदाब। कौन है भाई? आदाब। जनाब कहां जाइएगा? अब ये सवाल तो मुनासिब सा ही था, लेकिन मुझ पे बिजली की तरह गिरा कि ये इतनी रात में मैं सड़क पे जा रहा हूं तो कहां जाऊंगा? जनाब कंपनी बाग जाएंगे टहलने के लिए, आप रास्ता बताइएगा। जनाब आप तो शायद अभी मुशायरे में अशार पढ़ रहे थे, शायर मालूम देते हैं। लीजिए, जो बची कुछ इज्जत थी वो अब नीलाम होने की नौबत आई। ये तो पहचान गए मैं कौन हूं। मुझे लगा कि ये मुशायरे का छापा मार दस्ता है। नहीं नहीं, ये वो दस्ता नहीं है कि जब एक ऑर्गेनाइजर किसी मुशायरे का ऐलान करे तो शायर जैसे छापा मारते हैं उसके ऊपर। ये वो नहीं, ये शायद उस छापा मार दस्ते का साथी है कि जो शायर रात को इधर उधर गलियों में निकल गए हैं, अगर शहर के लोग देखें तो इस इंतजामिया को बुरा ना कहें तो वो छापा मार के उसे वापस ले जाए। इन साहब ने पूछा, आप इतनी रात में कहां जाइएगा? कहें तो सही, आप तो मुशायरा पढ़ने आए थे। मियां सवारी के लिए जा रहे हैं, अब सवारी कहां मिलेगी? अच्छा आइए मेरे साथ आइए। अब हमें ये तसल्ली हुई कि जिन्होंने मुशायरे का इंतजाम किया था शरीफ लोग थे। एक घर में पहुंचे, दरवाजा खुला, आइए बैठिए। हम बैठे सामने और हमें पानदान दिखा। मियां पानदान, आधा बुखार तो हमारा उसमें दूर हो गया। आहा, जरा देर बाद ये साहब बोले जो हमें लेके गए थे, बाद में हमारे दोस्त बने, चाय पीजिएगा। हमने कहा, दुनिया में जो चाय का तलबगार ना होगा, दुनिया में जो चाय का तलबगार ना होगा, महशर में भी उसे खुदा का दीदार ना होगा। शौकत साहब, पान शायद खत्म हो गए या आप रखना भूल गए। वो जरा देर में चाय बना के लाए और उसके साथ में कुछ खाने का सामान भी। चाय पी और हम वहीं सो गए। सुबह आंख खुली तो वो शख्स हाथ में दवा लिए और चाय की प्याली लिए खड़ा था। कभी कभी जब बुखार या कोई हरारत होती है तो याद आता है वो अनजान सा चेहरा, कैसे उसने खिदमत की। एक दिन, 2 दिन नहीं, हम 3 दिन तक रुके। वो खिदमत करता रहा और कहा, देखिए एक लफ्ज है घराना, तो आप मेरे घर आए तो आप मेरे घराने के हो गए। बेतकल्लुफ होके रहिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। हम जब 2 दिन बाद चलने लगे तो हमारी नजर उस पानदान पे थी। क्या खूबसूरत नक्काशीदार। हाँ, चलते चलते जब हम सवारी में चढ़े तो आप यकीन ना कीजिएगा, उस शख्स ने सवारी का किराया हमें अपनी जेब से दिया और कहा, आप हमारे मेहमान थे। और साथ में वो पानदान जो उनकी खानदानी निशानी थी हमें तोहफे में दिया। मियां, कैसा शख्स था वो कि जिससे ना हमें कोई जान थी ना पहचान थी,
वो इस मोहब्बत से हमें अपने घर रखा। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, तब मेरी हैरतों के सारे पुल टूट गए। मालूम ये चला कि इन साहब, जिनका नाम शौकत परदेसी है, इनको बड़ा शौक है कि उनके घर मेहमान आए, क्योंकि बड़ी पुरानी रिवायतें हैं कि मेहमान आए तो घर में बरकतें होती हैं। हाय, एक ऐसा बेवकूफ आदमी है। और हैरत तो ये हुई कि जब उनकी औलाद, उनको भी यही शौक हुआ कि हमारे घर मेहमान आए, तो मेहमानों को इस कदर के मुशायरे करने शुरू कर दिए। लो मियां, वो पानदान, वो 2 रात का बुखार, वो रात और वो खिदमत, क्या लिखे तुम्हें। वो तो शख्स खुशबू जैसा था कि हमेशा मेरी शायरी और यादों में समाया है। लीजिए साहब, ये शायर साहब भी अपना हाल कह के निमटे। अरे ये क्या, बेटे साहब ने खत लिखा अपने। अच्छा, बेटे ने अगर खत लिखा है तो यकीनन इसमें सच्चाई होगी। आमतौर से मैं आपको ये बात बताऊं कि शायरों की अपनी औलाद से नहीं बनती। ये जो मुसन्निफ होते हैं, इनकी भी अपनी औलाद से नहीं बनते। अपनी ही दुनिया, अपने ही जुनून में रहते हैं, खोए रहते हैं, इसलिए दूरियां होती हैं। लीजिए, बेटे साहब का भी खत पढ़ लें। जनाब आदाब, अपने वालिद के बारे में क्या कहूं, तारीफ सी मालूम देगी, लेकिन चंद बातें तो हकीकत हैं। जरा टटोलिए कि आजकल माँ बाप का ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत होती है अपने औलाद के लिए। जब मैं अपने कॉलेज से घर आता तो वो पैदल मुझे लेने के लिए स्टेशन तक आते, और जब कभी ये मुमकिन ना हो पाता तो वो ये फिक्र करते कि कैसे ना कैसे मेरे सवारी का इंतज़ाम हो। वो परेशान रहते, बाजार खुद जाते। अरे सुना है बेटा आ रहा है, उसे मछली पसंद है, मैं अपने हाथ से लेके आता हूं। ये बात शायद बहुत खास ना लगे, मगर ये बहुत खास थी। उनका खुद जाना, खुद वो सामान और सौदा खरीदना मेरे लिए। उनकी एक बहन थी जिनका गम साझा था। मियाँ यकीन नहीं करोगे, वालिद साहब हर हफ्ते उनके यहाँ पैदल जाते। मैंने कई बार कहा कि आप सवारी से क्यों नहीं जाते। आप एक तो पैदल जाते हैं, दूसरा आप जाते हैं तो फुप्पी जान से कोई बात नहीं करते, खामोश बैठे रहते हैं। कोई बातचीत ही कर लिया करिए। आप घंटे 2 घंटे बैठते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बेटा, पैदल जाते हुए जो पुरानी यादों को पिरोता हूं अपने ख्यालों में, उसका जवाब तुम्हारी सवारियां नहीं दे सकती। हर कदम पे याद करता हूं उन दिनों को जब पैदल इस जमीन पे चलता था, भूखा प्यासा। अब तो दिन थोड़े बेहतर हैं, मैं कैसे भूल जाऊं इन दिनों को। और तुम कहते हो कि तुम्हारी पुप्पी से मैं बात क्यों नहीं करता जब हर हफ्ते जाता हूं। तो रिश्ता जब गहरा हो, दिल की गहराई में उतरा हुआ, तो खामोशी में भी बातें होती हैं, देर तक और गहरी बातें होती हैं। अब्बा जान की अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अब्बा जान की एक बड़ी खूबी ये थी कि कभी बच्चों के सामने अपने गुजरे हुए माजी का गिला नहीं किया। वो हमेशा कहते कि जिंदगी को जिस हाल में भी हो जियो, कि जीना जिंदगी का नाम है। जिंदगी हर कदम पे तुम्हें नए इम्तिहान, नई करवटें देगी। आज की परेशानी कल की खुशी को दोबाला कर देगी।
जिंदगी से कभी मायूस ना हो कि जिंदगी तो जीने का नाम है। आप समझ रहे होंगे कि ये बात इतनी आसान थी। अब्बा शायर थे, अब्बा कह रहे थे कि जिंदगी को जियो, और जिंदगी क्या है? औरों के लिए जीना, कि चिराग की तरह जियो, कि जो खुद जले तो राहगीरों को रोशनी दे। यही जिंदगी का फलसफा है। मैं अपने अब्बा के बारे में कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे लो मियां, औलाद ने तारीफ कर दी। अब्बा मेरे ऐसे कि काश मैं फूल की पत्ती होता और उनकी तुरबत पे यूं बिखर जाता कि महकता रहता। आपको क्या सुनाएं अब्बा की कहानी? लीजिए साहब, दो आखिरी खतों में एक खत बम्बे से आया है। बहुत जमाना इन्होंने बम्बे में गुजारा, तो बम्बे वाले क्या कहते हैं इनको भी तो सुन लें। मियां, तुम्हें एक बड़ा लुत्फ वाकया सुना है। लो, एक मर्तबा यूं हुआ कि मैं धड़ाक देनी से उनके दफ्तर में जा घुसा। बगल में मेरे पानदान था। मैंने पानदान रखा, खोला, पान निकाला और उसमें से खाया। शौकत साहब मुझे घूर घूर के देख रहे थे कि ये कौन शख्स आया। मैं फिर उठा, मैंने पानदान खोला, मैंने एक और पान खाया। तभी एक साहब उठे, कुर्सी पे से वो करीब आए और उन्होंने कहा, क्या आप चाय नोश फरमाइएगा? तब मैं समझा कि ये मुझे पहचान गए। शौकत साहब नहीं पहचाने, कोई बात नहीं। मैं उनके सामने बैठ गया, ऐन सामने। वो मुझे देख रहे थे। तब मैंने कहा, शौकत साहेब, आप हमें नहीं पहचाने, हम हैं फिल्मी रिसाले के मालिक। आप जो रिसाला निकालते हैं मीना बच्चों के लिए, आहा क्या उम्दा लिखते हैं। जब आप इतना अच्छा रिसाला निकालते हैं तो इस फटीचर से अखबार में नौकरी क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं जहां मुलाजिम हूं वो हर हाल मेरे लिए बेहतर है। आप ये नाजेबा अल्फाज ना इस्तेमाल करें। खूब, बहुत खूब। मैं फिल्मी दुनिया से इश्तहार लेता हूं और रकम पहले लेता हूं। आपका रिसाला पढ़ा मीना, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके इस फटीचर से अखबार को हर माह 10,000 रुपए का इश्तहार देता हूं और रकम पहले लीजिए। एक बात सुनिए, मेरे यहां आके आप क्यों नहीं लिखते? और शौकत साहब ने इस बात पे तकासा इनकार कर दिया। दौलत जो कलम को खरीदे वो कलम नहीं, वो तो फरेब है, और फरेब शौकत की फितरत में नहीं है। अब मैं इस बात के आगे क्या कहता कि मैंने पानदान बढ़ाया और मैंने कहा, लीजिए हुजूर, आप पान खाइए। शौकत साहब ने कहा, जी मैं पान नहीं खाता, बीड़ी पीता हूं। अब बीड़ी तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं क्या करता? मैंने कहा, अच्छा दोस्ती कर लीजिए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं। सोचा जाएगा, आदमी आप दिलचस्प मालूम देते हैं। मियां, फिर हमारी दोस्ती उनसे परवान चढ़ती रही। शौकत साहब क्या आदमी थे। एचएमवी ने जब उनसे मुआहदा किया कि हम आपके नगमे, आपकी गजलें हिंदुस्तान के मशहूर गुलकारों से, मौसीकारों से गवाएंगे, बड़े बड़े फनकारों ने उनके नगमे गाए भी। शाम को मैं पहुंचा और लगा कि कोई दावत होगी, आलीशान जश्न होगा। शौकत साहब वही सादी सी चाय की प्याली
और दफ्तर में बैठे बीड़ी पी रहे थे। मुझे हैरत हुई तो देख के कहा, मियां, जिस काश्तकार ने बहार में चमन को उजड़ते देखा हो, वो इन खुशियों पे क्या खुशी मनाए। ये तो जिंदगी है, कभी तोहफा देती है, कभी छीन लेती है। शौकत साहब की ये फलसफे वाली बातें मेरे समझ में आई नहीं। उनको मोहम्मद रफ़ी ने गाया, आशा भोसले ने गाया, मन्ना डे ने गाया, कौन था जिसने उनको नहीं गाया? बड़े बड़े फनकार, फिल्मों में लिखा, शौकत साहब, शौकत साहब, शौकत साहब। लेकिन बीमारी ने उनसे बंबई छीन लिया और हमसे हमारा दोस्त। एक मर्तबा मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि आपने सुना है, तलत महमूद ने आपका एक नगमा गाया है। और अभी मैं सुन रहा था, आते आते रेडियो पे मन्ना डे बड़ा खूबसूरत गा रहे थे आपके नगमे को। आपने सुना? वो खामोश हो गए और उन्होंने कहा, मियां गाया होगा, हमें तो खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में। कितना मुश्किल है, जिस फनकार ने लिखा गाया वो कभी उसके हिदायतकार से ना मिल सका, और जिसने लिखा वो कभी नगमाकार से। मैं तरसता हूं अपने गीतों और नगमों को सुनने के लिए। मुंबई में बहुत सी यादें छोड़ आया। कितना मुश्किल था उनका, लेकिन शौकत साहब ने कभी इसकी बड़ाई जाहिर नहीं करी। हैसियत, जब मैं उनके दफ्तर में दाखिल हुआ था उस दिन पानदान लेके, मेरी हैसियत काफी मजबूत थी। उनके दफ्तर में लोग जानते थे, और आज शौकत साहब को आधा बंबई जानता था। मगर वो यहाँ छोटे से शहर में बैठे थे, अपने बच्चों और ख़ानदान की परवरिश कर रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि इल्म हासिल करो, कि ज़िंदगी क्या है, पानी का बुलबुला ही तो है। ज़िंदगी क्या है, एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीन लेती है। जिंदगी क्या है, आहंगी के एक वक्फे का नाम, कि 2 घड़ी दम लेके आगे गुजर जाना। जिंदगी क्या है, उड़ जाएगा हंस अकेला, कि जीवन सुख दर्शन का मेला। शौकत साहब ने जिंदगी को ऐसे ही जिया कि खुद को मुसाफिर जाना। उनकी हर याद, हर बात मेरे दिल में बसी है। मैं तुम्हें क्या सुनाऊं कि याद आते हैं शौकत साहब के बहुत से अफसाने। उनके नगमे जैसे फूल हैं, कभी उनको सुनो तो उसी खुशबू को महसूस करोगे। लीजिए साहब, ये आखिरी खत है। अब हैरत की बात यह है कि ये खत भी उनके बेटे साहब ने ही लिखा। अब बेटा लिखे बाप के बारे में तो भैया का ही उसमें होगा। अब पढ़ लेते हैं कि हमारा इम्तिहान पूरा हो। मैं शौकत साहब का बड़ा बेटा, और याद आता है उनका वो आखिरी दौर, उनके कहे वो आखिरी अल्फाज, उनकी आखिरी बातें, वो उनके आखिरी जुमले। जब वो मेरे साथ बनारस गए और खबर मिली कि उनको वो बीमारी है कि जो उनकी जान लेके जाएगी, मैं तो जैसे महसूस कर रहा था कि
ये मेरी जान जाएगी इनके साथ। मेरा बाप, मेरा वालिद, जिसने सारी जिंदगी गुजार दी परेशानियों में, मुश्किलों में। मैं रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन अपने बाप को कैसे बताऊं कि उसको ऐसी बीमारी लग गई है जो चंद रोज में उसे हमसे जुदा कर देगी। और आप जानते हैं, जब उन्हें यह खबर हुई कि वो बीमार हैं, तब उन्होंने मुझसे क्या कहा। क्या होशमंद इंसान थे मेरे वालिद। उन्होंने मुझसे कहा, बरखुरदार, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था तब मुझे कोई बीमारी नहीं थी। अब मैंने नमाज रोजा जब से शुरू किया, सारी बीमारियां आ गई। मतलब समझे, हरदम सजदे में रहता है यही खटका। मैं उसको करता हूं याद, कहीं कर ना ले वो मुझको याद। लाओ मियां वजू का पानी दो कि नमाज अदा करें, नमाज शौक कि उससे मुलाकात तो फर्ज है, तो क्यों ना सुर्ख रूही से जाए। मियां जिंदगी कामिल इबादत है, हर लम्हा इबादत है, हर बोल इबादत है, हर नजर इबादत है। उसकी हिफाजत करो कि जैसे नमाज में अपने दिल को बचाते हो हर बुराई से। मियां नमाज पढ़ा करो तुम। हाँ, उनकी बीमारी बढ़ती गई और आखिरी वक्त की उनकी बात कि जब उनका बिस्तर से उठना भी मुहाल हो गया था, तब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, एक हदीस आती है जहन में, शहर का सफर दिन में और सहरा का रात में। कि दिन में चाश्त की नमाज पढ़ के आप रवाना होते थे, यही सफर का तरीका है। बेटा, दिन का सफर चाश्त के बाद, दिन का सफर चाश्त के बाद। जिंदगी वही है जो औरों के लिए जियो, अपनी जिंदगी को चराग बनाओ, इल्म की शम्मा जलाओ कि वो शम्मा जिससे कई शम्मे रोशन हो और जिंदगियों में उजाला आए। यही बातें कहते कहते जब चाश्त का वक्त आया तो वो दुनिया से रुखसत हुए। मियां, तुम क्या लिखोगे उनके बारे में और क्या कहोगे कि वो इंसान जिंदगी नहीं, एक इल्मिया था, एक शराब था, एक ख्वाब था कि मालूम देता है उसको सोते में देखा और आंख खुली तो देखा सब ख्वाब है रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना। लिखो मियां जो जानते हो लिखो, दिल पे जो गुजरती है रकम करते रहेंगे, परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे। वो जो एक अपना शौकत था परदेसी हो गया, वो जो एक अपना शौकत था परदेसी हो गया, उसका मातम जमाने सदियों तक करते रहेंगे। मियां लिखो कि शौकत
को जानना है तो कोई गज़ल, कोई नज़्म, कोई दास्तान नहीं। शौकत को जानना है तो कोई गज़ल, कोई नज़्म, कोई दास्तान नहीं। शौकत तो फूलों का एक गुलदस्ता था, जिसकी यादों में चमन यूं ही खिलते रहेंगे और महकते रहेंगे, यूं ही महकते रहेंगे, यूं ही महकते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।